Now we will start our geography first chapter, resources and development. First of all, what is a resources? The resources is everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, can be termed as a resources. यानी कि जो कुछ भी हमारे environment में मौजूद होता है, जो हमारी needs को satisfy करता है, उसको हम resource कहते हैं. अब आती है कुछ कंडीशंस. इन रिसोर्सेज को जानने के लिए हमको कुछ कंडीशंस पे जाना होगा कि इन रिसोर्सेज का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल. मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करने के लिए हमको रिसोर्सेज का टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना ज़रूरी है, इकोनॉमिकल फिजिबल भी होना ज़रूरी है, और उसके बाद कल्चरल एक्सेप्टेबल भी होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टेम्पल के नीचे क्रूड ऑयल है, मतलब कि हमको पता चला कि वहाँ पर एक क्रूड ऑयल की रिसोर्स मौजूद है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास इन तीन कंडीशंस का होना ज़रूरी है. मीन्स क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल को यूज़ करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले हमारे पास उस क्रूड ऑयल के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उसको एग्जॉस्ट कर सके. इसके साथ साथ अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद ये हमको जानना ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिकल फिजिबल है, मतलब कि उसको हम निकालने के बाद उसका हम इकोनॉमिकल यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं उसके बाद तीसरी कंडीशन आएगी कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब कि अगर वो किसी एक टेम्पल के नीचे है तो क्या सोसाइटी हमको ये परमिशन देगी कि हम उस टेम्पल को तोड़ करके उस क्रूड ऑयल को निकाल सकें और उसका यूज़ हम अदर पर्पज से कर सकें. तो इस रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए हमको तीनों कंडीशंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है ओरिजिन, सेकेंड आता है एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड आता है ओनरशिप, और फोर्थ आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ओरिजिन के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमको नेचर के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. यानी कि जो लिविंग थिंग्स मौजूद हैं हमारे नेचर में वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं. और नेक्स्ट आता है अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक, मिनरल्स, मेटल्स, लैंड, वाटर, ये हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. सेकेंड आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे. एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको रिन्यू किया जा सकता है केमिकल, फिजिकल के बेसिस पे. मतलब कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सब का यूज़ हम दोबारा से कर सकें हैं टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे. सेकेंड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज मतलब कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स जिनका हम रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि जो एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हमारी अर्थ पर मौजूद हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. उसमें आपके कोल, वाटर और ऑयल आते हैं. थर्ड आता है ओनरशिप के बेसिस पे. ओनरशिप के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल. इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम खुद करते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास खुद की कार हो, खुद की बाइक हो, तो वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा. सेकेंड आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ सोसाइटी एक साथ मिल करके करती है, जैसे कि पार्क. थर्ड आता है नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज कहा गया कि वो रिसोर्सेज जो किसी नेशन की बाउंड्रीज़ के अंदर पाए जाते हैं उनको हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं. इसके साथ साथ कहा गया कि अगर वो नेशंस किसी वाटर बॉडीज से कवर्ड है तो वाटर बॉडीज़ में 19.2 किलोमीटर्स, मतलब ओशियन से अगर कवर्ड है तो 19.2 किलोमीटर्स तक जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपकी नेशनल बाउंड्रीज़ में आएंगी, और उस 19.2 किलोमीटर्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उनको हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे. थर्ड आता है
इसके साथ साथ नेशनल रिसोर्सेज में ये कहा गया कि एक्सप्रेस वे का भी यूज़, मतलब अगर हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्स भी एक तरह से इसमें जुड़ जाते हैं। मतलब कि नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसमें गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए या उनके बेनिफिट के लिए हमारे इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सकती है। जैसे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, जैसे आपका यमुना एक्सप्रेसवे बना है, तो एक्सप्रेसवे बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनकी जो ज़मीनें थी उनको लिया और उसके बाद वो एक्सप्रेसवे बनाया गया। तो मीन्स कह सकते हैं कि वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स था और उस इंडिविजुअल रिसोर्स को गवर्नमेंट ने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही एक्सप्रेसवे बनाया, तो वो नेशनल रिसोर्सेज में काउंट हो गया। इसके बाद थर्ड आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कहा गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो मतलब ओशनिक बाउंड्रीज में आ जाते हैं। अब तो कहा गया 370 किलोमीटर्स, मतलब कि 19.2 किलोमीटर्स के बाद से 370 किलोमीटर्स तक के जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं और इनका यूज़ करने की परमिशन किसी भी देश को नहीं होती। अगर कोई भी देश इसका यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको यूनाइटेड नेशन की परमिशन लेनी होगी। मतलब कि मान लीजिए एशियन कॉन्टिनेंट में हमारे बहुत सारे देश आते हैं और उस एशियन कॉन्टिनेंट में कोई एक ऐसा डेवलप नेशन है या डेवलपिंग नेशन है जिसके पास टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो बहुत अच्छा है, तो उसको क्या करना होगा, इस इंटरनेशनल रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए यूनाइटेड नेशन की परमिशन लेनी होगी और उस यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बाद ही वो उस बाउंड्रीज में रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। फोर्थ आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकेंड आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड आता है स्टॉक्स और फोर्थ आता है रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब कि हमारे ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत सारे ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो हम टेक्नोलॉजी जिनका हम यूज़ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपकी सोलर एनर्जी का यूज़, यानी कि राजस्थान में आपकी बहुत सारी सोलर एनर्जी का यूज़ है, टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे हमारे उसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से उसका यूज़ नहीं कर पाती। इसी तरह विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो गुजरात में आपकी विंड एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। सेकेंड आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स में कोल आता है जिसकी क्वांटिटीज़ हमारे यहाँ 25,000 करोड़ के आसपास पाई जाती है और जिसका यूज़ हम मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टॉक्स में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो मौजूद तो हैं लेकिन उनको हम टेक्नोलॉजिकली उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि उसमें आते हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो गैसेज हैं, इनका यूज़ हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मैक्सिमम लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक्स तो हैं लेकिन इनका यूज़ हो नहीं पा रहा। थर्ड आता है रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको गवर्नमेंट ने हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। मतलब कि हमारे फॉरेस्ट को रिजर्व में रखा गया, क्यों? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए, इसके लिए इनको रिजर्व में रखा गया। इसीलिए फॉरेस्ट रिजर्व बने हैं जिसमें उन रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखा गया है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन भविष्य में यूज़ कर सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सॉइल के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ओके, थैंक यू।